अच्छा, इतने पुरुषों के होते हुए मजाक उड़े। मैं तो कह रहा हूँ आधा आधा गिलास सबको दे देना चाहिए। मैं ये सारे जितने भी कवि है समाज की, देश की, दुनिया की समस्याओं की बातें करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं करता। मेरे खुद के ही रांडी रोने इतने हैं कि उनसे ही फुर्सत नहीं मिले। मैं अपने बारे में बात करूंगा भाई साहब, और ऐसे दौर में कि आज हर आदमी दूसरे की बात करने में लगा हुआ है, सारे लोग दूसरों को सुधारने में लगे, खुद के बारे में सोचने का तो उनके पास टाइम ही नहीं है। तोहमतें कितनी खुद पर भी ये तो कोई आंकता नहीं है, तोहमतें कितनी खुद पर भी ये तो कोई आंकता नहीं, हर निगाह उठती है गैरों की तरफ, यहाँ खुद के गिरेबान में कोई झांकता नहीं। मैं अपने बारे में बात करूंगा और एक निवेदन आपसे कर दूं कि जब तक मैं माइक पे खड़ा रहूं, आप बिल्कुल हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्ती के मूड में रहो। मस्ती का मौसम है, आप भी बिल्कुल मस्ती के मूड में रहो। क्यों कि सूमड़े चेहरे मेरे को बर्दाश्त नहीं। सूमड़े चेहरे नहीं, मेरे आंखों के सामने तो सूमड़ा चेहरा होना ही नहीं। और इसीलिए भाई साहब मैं कभी आईने में नहीं देखता। ये बहुत अच्छा करते हैं भाई, वाह वाह कमाल। मुझे बर्दाश्त ही नहीं, क्या स्वीकार होती है। और देखो आज मेरी किस्मत, मेरे सामने इतने सारे हंसते खिलखिलाते चेहरे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपके सामने तो मैं हूँ, पर मैं जब तक हूँ आप बिल्कुल मस्ती के मूड में रहो। और मेरी तो किस्मत देखो भाई साहब, जहाँ भी जाता हूँ ना, मेरे को देख के लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। अच्छा। हाँ, मुझे देख के वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगती है कि वारे प्रभु तेरी कितनी कृपा हुई हम पे, जो ऐसा पति तुमने हमको नहीं दिया। बहुत बढ़िया। हाँ, कैसे जिंदगी कटती। मुझे देखने के बाद उनका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वो सोचने लगती है कि है तो अपने वाला भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको मैं मिल गया वो कोई छाती माथे कूट रही है, बिल्कुल नहीं। वो भी खुश है, वो तो और ज्यादा खुश है। मेरी पत्नी भाई साहब मेरे से इतनी ज्यादा खुश है कि किसी की भी नहीं होगी। वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है, और वो जब जब भी मुझे देखती है एकदम खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते हैं, आदमी की सोच में निर्भर है। सही बात, सही बात। आदमी का सोच सकारात्मक होगा तो हर परिस्थिति में वो खुश रहेगा, और अगर उसका सोच ही नकारात्मक है तो उसे तो हर परिस्थिति में दुख नजर आएगा। हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने। और आज ऐसे ही जाबाज लोगों के बीच में मैं कविताएं पढ़ रहा हूँ। भाई साहब प्रख्यात जी ने अपने अंदाज में बात कही, मैं भी अच्छी बातें कहूँगा, देश प्रेम की बातें कहूँगा, लेकिन मेरा अपना अंदाज है। हंसने हंसाने की बात करूँगा, लेकिन हंसी में उड़ाने की एक भी बात नहीं करूँगा। बहुत अच्छा, वाह। हर बात में कोई बात है, अगर आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए, मैं बता रहा था कि दुबले पतले आदमी की बड़ी विचित्र समस्याएं होती है। अभी कीर्ति जी ने इतना मेरा मजाक उड़ाया, हड़प्पा की खुदाई से निकले ना वो, मतलब जैसे कोई वो हड़प्पा की खुदाई मुझे ढूंढने के लिए ही हुई थी। प्रशंसा की मैंने आपकी। तो दुबले पतले आदमी की यही परेशानी है, सब जगह लोग मजाक उड़ाते हैं, और दुबले पतले आदमी को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। देखिए मेरी परेशानी कैसी है, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है
पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। वाह। तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है सा। पर देखो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा चिंता भी चिंताजनक हो जाती है। सही बात। एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं जाना था, मुझे तैयार हुआ, खूंटी पे कपड़े टंगे हुए थे, मैंने शर्ट पहनी, पैंट पहनी, और कमरे से बाहर निकालने के लिए जैसे ही पहला कदम उठाया, मैं तो धड़ाम से नीचे गिर गया। अच्छा। और मैंने कहा क्या हुआ, पैर उलझ गया। जैसे तैसे खड़ा हुआ, फिर पैर उठाया, फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिर गया। पत्नी घबरा गई, एकदम हाथ पकड़ के मुझे पलंग पे लिटाया। उसने सोचा है कि इनका कुछ ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया है, तो इनको चक्कर उक्कर आ रहे हैं। अब मैं जानूं कि मेरा ब्लड प्रेशर तो कभी हाई लो हो ही नहीं सकता। अरे जब ब्लड ही नहीं है तो काहे का हाई ने काहे का लो। पर कोई ना कोई परेशानी तो थी। डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर तुरंत आया, उसने जाने कहाँ का हाथ लगाया, जाने क्या क्या किया, और 2 मिनट बाद ही बोले चलो खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया, बोले चल के दिखाओ। मैं चलने फिरने लगा, मैं तो एकदम ठीक हो गया। मैं भी आश्चर्य में आ गया, पत्नी भी आश्चर्य में आ गई। बोले डॉक्टर साहब इनको क्या प्रॉब्लम थी ना, आपने ऐसा क्या इलाज कर दिया कि 2 मिनट में ये एकदम ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा दरअसल क्या है कि इनके पैंट की एक तरफ की जेब में 6 रुपए की चिल्लर पड़ी थी, तो वो एक साइड लोड ज्यादा होने की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ रहा था। बहुत बढ़िया। वो बेचारी भूल गई, एक बार रख दिया ना, फिर डबल से रख दिया, ओवरडोज हो गया। ओवरडोज। तो डॉक्टर साहब ने इलाज क्या किया ये भी देख लो। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके पैंट की एक तरफ की जेब में 6 रुपए की चिल्लर पड़ी थी, इसलिए इनका बैलेंस बिगड़ रहा था और ये बार बार गिर रहे थे। अब मैंने 3-3 रुपए की चिल्लर दोनों साइड की जेब में कर दी है, तो अब बैलेंस बराबर है, अब चिंता की कोई बात नहीं। तो बात समझे आप कि बैलेंस से ही दुनिया के सारे काम चलते हैं। बैलेंस बिगड़ जाए तो दुनिया का हर काम बिगड़ जाता है जी। 2 पंक्ति में आपको बताता हूँ कि जैसे ईंटों के बैलेंस पे दीवार टिकी रहती है, सीटों के बैलेंस पे सरकार टिकी रहती है, और नोटों का बैलेंस हो तो व्यापार टिका रहता है, और प्यार का बैलेंस हो तो परिवार टिका रहता है। प्यार का बैलेंस। बहुत अच्छा आपने। वाह वाह वाह। तो मैं बता रहा था पत्नी बेचारी मेरी बहुत अच्छी है, मेरी चिंता करती है, और करना भी चाहिए। देखो आखिर मैं उसका पति हूँ, हाँ कैसा भी हूँ तो क्या हो गया, कैसा भी हो। नहीं उसकी मांग का सिंदूर हूँ मैं, हालांकि चुटकी भर हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है, देखो सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि मुट्ठा भर भर के माथे पे लगा। तो जितना भी ज्यादा दिख रहा है ये सब वेस्टेज है। सिंदूर इतना सा ही उपयोग में आता है भाई साहब, और नारी जब इतना सा सिंदूर उपयोग करती है तो उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है। देखिए आप, उसकी नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है। पर नारी एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है, अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आपका भी प्यार मुझे मिले, कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है। चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। भारत माँ पर। मैं ऐसी छोटी छोटी पर बहुत काम की बातें करता हूँ भाई साहब, पर लोग तो मेरे को देख के ऐसा समझते हैं जैसे मैं किसी काम का ही नहीं। मैं आज जैसे ही आया, पीयूष जी गुप्ता ने मेरी बहुत खातिरदारी की साहब, थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने पीने का लेके आ जाए। बोले ये खाओ वो खाओ, आप दूध पी लो। अरे मैंने कहा नहीं चाहिए। बोला नहीं आप खाओ। मैं उनकी मेहमान नवाजी का कायल हो गया। मैंने कहा कितना इनका भाव है। वो तो बाद में देखा, ये कमरे के बाहर अपने मित्र से बात कर रहे थे, यार इसको खिलाओ पिलाओ ताकि ये इसमें थोड़ी जान आ जाए, तो शाम को अपने कार्यक्रम में काम आ जाए। ये तो कहीं ऐसा नहीं कि कार्यक्रम के पहले ही काम में आ जाए। लोग मेरे को देख के ऐसा अनुमान लगाते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। अरे आदमी की काया क्या देखो रे, आदमी का व्यवहार देखो, है उसकी बोली चाली देखो। आदमी में गुण हो तो आदमी अच्छा, नहीं तो आदमी भले ही प्रख्यात जी जैसा खूबसूरत हो न लखन नहीं हो तो क्या काम का। मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा किसी की बॉडी हो और गुण नहीं हो तो क्या फायदा भाई साहब। पर लोग तो सब ढांचा देख के ही अनुमान लगाते हैं। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। अच्छा। तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहाँ भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी अरे देख देख कैसा लड़का जा रहा है सूखे गन्ने जैसा।
तो ये जो मेरी काया देख के मेरी मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए दो पंक्ति कहता हूँ भाई साहब। स्वागत। तो ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? हाँ, मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं ऐसे ही बकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये सही है। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे गन्ने में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। तब तो पास हो गया। अच्छा, शुरू मैंने भी कविता लिखने का जब मेरा मूड बना तो मैंने कहा कौन से रस की कवि बनना चाहिए। तो ये कीर्ति जी बहुत विद्वान, इनसे पूछा, इन्होंने कहा अकेला जी कवि बनना है तो वीर रस के बनो। वीर रस के कवि की बहुत मान सम्मान होता है साहब, खूब तालियां बजती है। देखो अभी कितनी बजी है। मैंने कहा कीर्ति जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ वीर रस की कविता में तो क्या जोश खरोश की बातें करना पड़ती है, उखाड़ दो, पछाड़ दो, फाड़ दो ना। मैं ऐसी जोश खरोश की बात करूं तो सबसे पहले जोश मेरे को ही आता है ना भाई साहब। मेरे को तो जरा सा भी जोश आ जाए फिर मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। बॉडी। हाँ, वो एक तो पतले वायर में क्या है, करंट बहुत जल्दी आता है और ज्यादा भी आता है ना। पतले वायर में एकदम ज्यादा करंट आ जाए तो फाल्ट हो जाए कि नहीं। तो इन्होंने समझाया, अरे डरने की बात नहीं है, वीर रस की कविता में केवल दो बातों का ध्यान रखो। मैंने कहा क्या? एक तो एक कोई भी बात बोलो खूब जोर से बोलो, जितनी जोर से बोलोगे बात उतनी जोरदार हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार, वीर रस के कवि भी करते तो ऐसा ही है, साधारण सी बात भी होगी तो भी चिल्ला के बोलेंगे। सही। मैं पानी पी रहा था। अरे दादा, पानी तो शांति से पी ले। और ये इनकी स्टाइल होती है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा दूसरी बात ये कि अपनी कविता में वीर पुरुषों का जिक्र करो, उनका नाम सुनते ही लोगों को जोश आ जाता है। तो मैंने इनकी बात मान के एक जगह पहुंचा, वीर रस की एक कविता बनाई। मैंने शहीद भगत सिंह पे कविता सुनाई, उनके नाम पे भी लोगों को बहुत जोश आता है। पूरी ताकत से बोला। मैंने कहा शहीद भगत सिंह। यहाँ से वहां तक सब चुप हो गए। मैंने कहा हाँ यार, जोर से बोलने का असर तो पड़ा। मैंने बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला। चित्ते में एक श्रोता बोला, क्यों जी, वो शहीद है तो फिर मुंह कैसे खोला? क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ना जोश आ जाता है फिर मेरे को सूझ संपट नहीं रहती है। शुरू में ही गलती हो गई। उस दिन से भाई साहब मैंने तो ये कविता वीर रस में लिखना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अपने तो अपने हिसाब से मनोरंजन की बात करें, पर अपन कितना भी ध्यान रखो, सामने वाला जोश खरोश की बात करे तो भी सुन के भी जोश तो आता है। बिल्कुल। अब प्रख्यात भैया ने इतना सुनाया तो मेरे को भी जोश आया। वो कच्चे पापड़ को आप आज बताओ तो वो तो बांका टेढ़ा होता है कि नहीं होता? वाह 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 वाह, क्या कच्चा पापड़ है। मतलब वातावरण का असर पड़ता है। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। उन दिनों की बात है जब करगिल का युद्ध चल रहा था। पूरे देश में जोश खरोश का वातावरण था, सबकी देशभक्ति हिलोरे ले रही थी। मैं भी चपेट में आ गया। चपेट में? मैंने कहा यार, देश को मेरी जरूरत है, सीमा पर जाऊंगा, दुश्मन से दो दो हाथ करूंगा। और जब बंदूक देखी तो समझ में आई कि बंदूक तो अपने बाप से नहीं उठे। वो बंदूक के वजन से ही मर जाए अपन तो। फिर दिमाग लगाया तो एक आइडिया आया। मैंने कहा यार, रक्तदान कर दो, ये भी बहुत बड़ी देश की सेवा। सही बात। अपने रक्त से किसी घायल सैनिक की जान बच जाए तो बहुत बड़ी देशभक्ति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तो मैं उन दिनों जगह जगह रक्तदान शिविर लगे हुए थे, मैं भी एक जगह पहुंच गया। डॉक्टर ने पलंग पे लिटाया, सुई लगाई और खून निकालना चालू। 5, 6, 7 या 8 बूंद खून निकला होगा। मैं तो बेहोश हो गया। डॉक्टर लोग घबरा गए बेचारे, खूब भागा दौड़ी की और आखिर 2 बाटल खून चढ़ाया, जब जाके मैं होश में आया। क्या देशभक्ति हो गई। ये तो देखो, मेरी भावना तो अच्छी थी देश सेवा करने की, पर काम उल्टा हो गया। उल्टे देश को मेरी सेवा करनी पड़ी। बहुत बढ़िया। तब से मैं देश सेवा करने में भी डरता हूँ भाई साहब। पर उस घटना से जो बात मेरे दिमाग में आई, 2 मिनट की एक बात, वो आपको सुनाता हूँ कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में पैदा नहीं हुआ। अगर हो जाता तो आजादी का मामला खटाई में पड़ जाता। क्योंकि जब नेताजी कहते तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो भाई साहब मैं खून कहाँ से ला के देता? न वो तो कहते ही। तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं उनके जमाने में पैदा नहीं हुआ, आजादी के बाद पैदा हुआ। पर ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। इधर भी परेशानी है। क्यों? कि पहले वाले नेताजी तो खून मांगते थे, आज वाले मांगते नहीं है, निचोड़ लेते हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह।
पहले वाले नेताजी तो खून मांगते थे, आज वाले मांगते नहीं है, निचोड़ लेते हैं। आजादी का फल पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं, पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं, पकने से पहले। एक छोटी सी घटना और सुना के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ये कविता वविता लिखना मुझे आता नहीं है, सही बात तो ये है। मैंने तो पहले अच्छे अच्छे काम करने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरा कोई काम धंधा जमा नहीं, तो फिर मजबूरी में इस लाइन में आया। मजबूरी में। वो भी मेरे कीर्ति जी से मैंने कहा, मैंने कीर्ति जी मेरा कोई काम धंधा जम नहीं रहा है, मैं क्या करूं? इन्होंने कहा तुम तो कवि बन जाओ। अच्छा। मैंने कहा कीर्ति जी ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। अरे वाह। ये बोले हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ। तो मैंने पहले अच्छे काम करने की कोशिश की। एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत बरसों पुरानी बात है। अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा कि एक फिल्म के लिए नए चेहरे की आवश्यकता है। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया। इसमें हंसने की क्या बात है, कोई शुरू से ही ऐसा बंगार थोड़ी है। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया, लेकर विज्ञापन के पते पर मुंबई गया, पर वहां जाकर हो गया थोड़ा शर्मिंदा, क्योंकि फिल्म बन रही थी शोले और उन्हें गब्बर चाहिए था, वो भी जिंदा। वाह। तब उनको मेरी प्रतिभा पर तो विश्वास गले गले तक था, पर पट्टों को मेरे जिंदा होने पे शक था। तो मैंने उनको समझाया, देखो रे ऐसा विलन आज तक किसी फिल्म में नहीं आया, ये बात लोगों के दिल दिमाग में फिट होगी, आपकी फिल्म मेरी वजह से जरूर हिट होगी। तो मेरा तर्क चल गया, गब्बर का रोल मिल गया मुझे, और फिर फिल्म की शूटिंग चालू हुई। बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके हो गई समस्या खड़ी। अच्छा। वो ठाकुर साहब के हाथ काटने वाला सीन आया। मुझे जो डायलॉग बोलना था वो बताया कि ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। तो मैं तो पढ़ा लिखा संस्कारवान, ऐसी बदतमीजी से बोल नहीं सकता है। ठाकुर साहब बड़े आदमी, मैंने तो बहुत इज्जत से कहा। सही। मैंने कहा दरबार हुकम। दरबार हुकम। बड़े आदमी का ढंग से बोलना पड़ता है। मैंने कहा दरबार हुकम, आप रे हाथ मारे को दे दो। तो दरबार हुकम ने तो आंखें कर ली सफेद सफेद और जोर से चिल्लाए, बोले नहीं। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा रहने दो। हाँ, अपनी कौन सी बाप की जागीरी जा रही। और वो डायरेक्टर के बीच में आ गए, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हाथ काटना पड़ेंगे। दो बड़ी बड़ी तलवारें लाकर मेरे दोनों हाथों में पकड़ा दी और तलवारें ही जमीन पे टिक गई। मैंने कहा यार तलवारें ही नहीं उठ रही है, हाथ क्या काटूंगा? वो बोले तुम चिंता मत करो, हम कटवा लेंगे। फिल्म वाले तो क्या आइडिया लगाते हैं भाई साहब, उन दोनों तलवारों की नोकों पर लोहे के बारीक बारीक 2 वायर वेल्ड करवाए, ऊंचाई पे 2 गिर्रे लटकाए, उन पर से वो वायर निकलवाए और उधर दूसरे सिरे एक लड़के के हाथ में पकड़ाए। अब वो लड़का उधर से वायर खींचे, इधर से तलवारें ऊपर उठ जाए, वो वायर ढीले करे, तलवारें नीचे आ जाए। मुझे तो कुछ करना ही नहीं, खाली एक्टिंग करना जैसे मैं ही तलवारें उठा रहा हूँ। और मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया आसान काम है साहब। सेटिंग हुई, सारी कैमरे वैमरे लगे और शूटिंग चालू हुई। डायरेक्टर ने इशारा किया लड़के को, वायर खींचो। लड़के ने वायर खींचा, पर उसका ध्यान कहीं भटक गया। पट्टे ने वायर थोड़े ज्यादा खींच दिए, तो मैं तो इधर तलवारों समेत ऊपर लटक गया। क्या दृश्य रहा होगा। बड़ी सावधानी से मुझे नीचे उतारा, उस लड़के को भी खूब फटकारा और फिल्म की शूटिंग करी दोबारा। जैसे तैसे काम निपटा, बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके फिर हो गई समस्या खड़ी। वो धर्मेंद्र जी से मेरा फाइनल फाइटिंग वाला सीन आया। फाइटिंग। धर्मेंद्र जी ने डायलॉग सुनाया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैंने भी कह दिया, हे कहाँ रे जो तू पी जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अकेला जी के लिए। वाह शानदार। धर्मेंद्र जी बिफर गए, बोले ये फिल्म में काम करेगा तो मैं नहीं करूंगा। उनको तो पहले भी बहुत बुरा लग रहा था कि इस मरियल को मैं मारूं तो लोग मेरे माजने में थूके। तो उन्होंने कहा अल्टीमेटम दे दिया कि ये फिल्म में काम करेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो भाई साहब वो तो बड़े कलाकार थे, उनको तो निकाला नहीं, मेरे को फिल्म से निकाल दिया। वरना मेरी वो फिल्म रिलीज हो जाती तो आज मैं भी मेगा स्टार होता। पर लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर। लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर, पर सत्ता के गलियारे में नित नए गब्बर उधम मचा रहे हैं। अंधे कानून के लंबे हाथ काट कर खुद को बचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं। एक वो भी सुना दीजिए ना, जो कुश्ती वाला।
हाँ वो सुना दीजिए। होली का ये मौसम है, फागुन के रंग हैं यहाँ पर, तो एक इन्होंने बहुत बढ़िया एक घटना बुनी है। मैं चाहती हूँ कि सदन में उसको भी यहाँ सुनाए, जिससे कि लोगों के खिलखिलाहट ठहाकों में बदले। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अकेला जी को थोड़ा सा मन दे दीजिएगा, फिर ये आपको एक रचना और सुनाएंगे। देखिए क्या घटना तो क्या, मेरे साथ तो जब भी होती है दुर्घटना ही होती है। अच्छा। वो आपने खली पहलवान को देखा होगा, है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। नहीं हंसने की बात नहीं है, देखो उसका वजन है 220 किलो और मेरा वजन है 20 किलो 200 ग्राम। वाह क्या तुलना है। तो अब कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो आपको पता होगा एक बार वो अमेरिका के एक पहलवान अंडरटेकर से हार गया था कुश्ती में। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार अपने देश के पहलवान को कोई विदेशी हरा दे, अभी मेरे होते हुए। वाह क्या आत्मविश्वास है। हाँ मेरे को देश के मान सम्मान की बहुत चिंता है भाई साहब। चिंता कर करके तो मेरी हालत चिंताजनक हो गई। बहुत बढ़िया। और अब मैं चिंता नहीं करूं तो और देश में रहा कौन है जो देश की चिंता करे। सही बात है। पहले तो बहुत थे, चंद्रशेखर आजाद थे न, भगत सिंह जी थे न, अब बेचारे वो तो कोई रहे नहीं। ले दे के एक मैं बचाऊं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और मैं भी कितना तक बचाऊं। पर जब तक बचाऊं देश के मान सम्मान की रक्षा करता हूं भाई साहब। तो उस वो जो अंडरटेकर हार गया, उस घटना से का ऐसा हुआ प्रभाव कि आओ देखा ना ताओ, मैं भी पहुंच गया WWE की कुश्ती में। लड़ने नहीं देखने। वहां जाकर मैं भी दर्शकों के बीच में एक कुर्सी पर बैठ गया। सामने रिंग में एक पहलवान खड़ा खड़ा ललकार रहा था, पर कोई भी उससे लड़ने नहीं जा रहा था। जब बहुत देर हो गई तो दर्शक बोर हो गए, हंगामा करने लगे, कुर्सियां उठा कर रिंग की तरफ फेंकने लगे। तो मेरे पड़ोस वाले दर्शक ने भी जोश में आकर एक कुर्सी उठाकर रिंग की तरफ फेंक दी। अब उसे पता ही नहीं था कि उस कुर्सी में मैं भी था। तो मैं तो सीधा रिंग में पहुंच गया, उस पहलवान के एकदम पास। अब उस पहलवान को एकदम नजदीक से देखकर मेरी क्या हालत हुई भाई साहब, आपको क्या बताऊं। मुझे तो एकदम पसीना आ गया और भी बहुत कुछ आ गया। हंसने की बात नहीं है भाई साहब, जिस पे बीते वो जाने। अब वो पहलवान भी मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, बोला मच्छर तू यहाँ क्यों आया। मैंने कहा यार आया कौन, मुझे तो यहाँ फेंका गया। वो बोला चल तैयार हो जा लड़ने के लिए। तो मैंने भी कह दिया तू भी तैयार हो जा जेल में सड़ने के लिए। वो बोला कैसे। मैंने कहा ऐसे, तू मुझे हाथ भी लगाएगा तो मर्डर के केस में फंस जाएगा, बहुत अच्छी बात। फिर या तो जेल में सड़ेगा या फांसी पर चढ़ेगा। वाह वाह अब वो था तो पहलवान, फिर भी बात उसकी समझ में आ गई। बहुत अच्छा। वाह 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 क्या व्यंग है। वो था तो पहलवान, फिर भी बात उसकी समझ में आ गई। वो चिंता में पड़ गया, बोला तो फिर तू जा यहाँ से बाप। अब मैं अड़ गया। मैंने कहा नहीं, तुझे मुझसे लड़ना ही पड़ेगा, या तो मैं जीतूंगा या तुझे फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा बहुत। इतना कहकर मैंने उसकी गर्दन अपनी दोनों बाहों में जकड़ ली। दर्शक तालियां बजाने लगे कि वाह इसने तो पहलवान की गर्दन पकड़ ली। पर भाई साहब मैं तो उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला देख पहलवान तुझे जीतने के कितने डॉलर मिलेंगे यार। वो बोला 25,000। मैंने कहा अगर तू हार गया इस बार तो मैं तुझे डॉलर दूंगा 50,000। तो वो अपने हित जान गया, मेरी बात तुरंत मान गया। फिर तो मैंने भी खूब घूंसे जमाए, खूब लाते चलाई। जब फिक्सिंग हो गई तो अब काय का डर। मैंने भी खूब घूंसे जमाए, खूब लाते चलाई। हालांकि ऐसा करने से चोटें तो मुझे ही आई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसका क्या बिगड़ना था, वो तो पत्थर जैसा था। पर देश की इज्जत का सवाल था, खली की हार का बदला लेने का भी ख्याल था। इसलिए मैंने खूब घूंसे जमाए, लाते चलाई और मारते मारते जब मैं हो गया अधमरा। अच्छा मारते मारते। तो वो पहलवान भी मेरी हालत देखकर डरा। उसने सोचा ये यूं ही मारता रहा तो सचमुच मर जाएगा, मेरा पेमेंट भी डूब जाएगा, मुझे अंदर भी करवाएगा। तो वो बेचारा तुरंत नीचे गिरकर ढेर हो गया। मैं भी उसकी छाती पर चढ़कर शेर हो गया। दर्शक चकित हो गए, बोले इसने गजब करामात कर दी, और खुश होकर सबने मुझ पर डॉलरों की बरसात कर दी। बहुत अच्छा। वाह 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 मेगास्टार। पर भाई साहब यही खत्म नहीं हुआ ये किस्सा। शाम को होटल में आ गया मांगने वो अपना हिस्सा। मैंने भी कह दिया किस बात का हिस्सा, मैं जीता तू हारा, खत्म किस्सा। वो बोला तूने रिंग में नहीं कहा था कि मैं हार जाऊं तो तू मुझे 50,000 डॉलर देगा।
मैंने कहा अरे तू पहलवान ही रहेगा या कभी अकल से भी काम लेगा? पहलवान ही अरे रहेगा। रिंग में जो हुआ परिस्थितियों का दबाव था, और मैंने जो कहा वो तो मेरा एक दाव था, वाह, और मेरी अक्ल के इस दाव ने तेरी ताकत को धूल चटाई है। अरे अकल के दुश्मन, अकल ने तो हमेशा ही ताकत पर विजय पाई है, अकल ने तो हमेशा ही ताकत